गाइस, वेलकम बैक। तो भैया करण थापर के बाद आज बरखा को भी तोते उड़ा दिए। आज प्रशांत किशोर ने, चलो देखिए भैया बरखा दत्त की तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के महान इकोनॉमिस्ट, महान वैज्ञानिक, महान किसान और महान सेकुलर नेता उर्फ आंदोलनजीवी यानी कि योगेंद्र यादव ने एक दावा ठोका है कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन अच्छा नहीं जाने वाला। उसके 400 पार का दावा तो दूर की बात है, बीजेपी के लिए 300 सीटें मिलना भी नामुमकिन है। योगेंद्र यादव के इस बयान पर कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टियों को ऐसा ऑर्गेजम आया कि वो योगेंद्र यादव के इस बयान को अपनी जीत समझ रही हैं और उसके इस बयान को जगह जगह शेयर करती हुई घूम रही हैं। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन वाले बेवकूफी तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन उनकी ये हरकत इतनी ज्यादा बचकानी है कि उनको ये तक समझ नहीं आ रहा कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए मात्र 270 सीटों की जरूरत है, ना कि 400 या फिर 300 की। What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? उसमें मुझे कोई डाउट दिखता नहीं है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भी देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो कह रहे हैं भाई मोदी बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। सरकार छोड़िए, बीजेपी की 303 सीट थी लास्ट टाइम। They will improve their number। करण थापर को इस बंदे ने इंटरव्यू दिया था, तब सिर्फ एक बार पानी पी लिया था तो इन लोगों ने उसे ऐसे दिखाया जैसे प्रशांत किशोर डर गया हो, घबरा गया हो। लेकिन ये बंदा बात करता है फैक्ट्स के साथ में, ये बंदा बात करता है डिटेल्स के साथ में, और यही फैक्ट्स, यही डिटेलिंग आज देखने को मिली है हमें बरखा दत्त को दिए गए इस इंटरव्यू में। बाकी क्या कुछ हुआ इस इंटरव्यू में, चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे से कुछ लोग कह रहे हैं भाई आप तो बीजेपी का बात कह रहे हैं, मैं दो बातें पूछता हूँ। चलो, जो लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के एनालिस्ट हैं या कांग्रेस समर्थक है, अपोजिशन समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत है। लेकिन अभी तक मैं सवाल अंतिम में ये पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ, आप जो जमीन पे देख रहे हैं, कहीं आपको मोदी के खिलाफ गुस्सा दिखा क्या? चुनाव में फंडामेंटली दो चीजें हैं, या तो जनता को ने मन बना लिया है कि आपको हटाना है, इनकम्बेंट को हटाना है, तब वोट आपके खिलाफ पड़ता है, या फिर जनता में एक क्लेमर हो कि किसी को लेकर आना है। वो दोनों ही बात आप अगर बीजेपी के समर्थक से भी पूछेंगे तो यही बात नहीं बोलेगा, और अगर कांग्रेस विपक्ष के समर्थकों से पूछेंगे वो भी ये कहेगा डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, रूरल डिस्ट्रेस बहुत है, लोग परेशान बहुत हैं, लोग खुश नहीं है, राम मंदिर विषय नहीं। भाई ये सारी बातें तो पहले से पता है, लेकिन इन सबके बावजूद क्या लोगों में मोदी को हटाने का संकल्प या गुस्सा है? तो लोग कहते नहीं, गुस्सा तो नहीं है। कुछ चीजें बदली हैं। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि पहले दो चरण में जिस तरह से टर्नआउट में ड्रॉप था वो हुआ। अगर मैं आपसे पहले पूछती नहीं, मैं आंकड़ों को भी अगर आप देखेंगे तो अगर इफ वी गो बाय ऑफिशियल फाइनल डेटा रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, तो पहले दो चरण के भी पोलिंग परसेंटेज में कोई ऐसा ड्रॉप नहीं आया। 67% इज नॉट ए मैसिव सिग्निफिकेंट ड्रॉप, कम नहीं होता 50%। मतलब इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट में वो नहीं होता ड्रॉप का। कौन से लोग ज्यादा गए, कौन से कम का दर्ज है पाना कंपोजिशन क्या था। 67 में से हाउ मच परसेंट वाज माइनॉरिटी, हाउ मच वाज फायदा होगा या उसको नुकसान होगा। नॉन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बहुत चले गए, तुम कम हो गए, देन अलग नजरिया लोगों का आया है प्रॉब्लम कि बड़ा मोदी के खिलाफ विरोध है। जितना सोच रहे थे उतना इस बार लहर नहीं है। तो भाई आप सोच रहे थे ना कि लहर है। लहर ठीक है, आप तो नोएडा में, दिल्ली में स्टूडियो में बैठ के 2 साल से ऐसा मान रहे थे कि 100 में 100 आदमी मोदी जी का भक्त बन गया है। आप बता रहे थे कि भाई कोई विपक्ष है नहीं। तो जब आप आओगे, यू आर फोर्स्ड बाय दिस इवेंट कॉल्ड इलेक्शन, यू आर फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ योर कोजी स्टूडियो और दिल्ली लिविंग रूम, देन यू आर ऑल ऑफ सडन रियलाइजिंग अरे यहाँ तो कुछ लोग हैं जो मोदी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो यू आर फैक्टरिंग इट इन योर माइंड। जमीन पर तो जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। जनवरी में भी मैंने कहा कि भाई विपक्ष नहीं है, ऐसा मत मानिए। जमीन पर विपक्षी पार्टियां और फॉर्मेशन उस स्थिति में नहीं है कि उसको वोट में कन्वर्ट कर पाए। तो जब राहुल गांधी कहते हैं, और अब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो चुनाव लड़ रहा है, जो नेता है, उसको तो कहना ही है। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में भी यही कहा था, और अमित शाह ने भी बंगाल में यही कहा था कि हमको 200 सीट आ रहा है। What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? उसमें मुझे कोई डाउट दिखता नहीं है। आप
जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आ रहे हैं आप उनको सुन लीजिए। योगेंद्र भाई ने एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले, मेरे मित्र हैं, और उनके एस्टिमेट कोई मान लीजिए कि योगेंद्र भाई जो कह रहे हैं भैया वही सही, 80 सीट डाउन, तो भी वो बता रहे हैं कि एनडीए को 268 सीट आएगा, 268। इतना प्रिसाइज तो कोई एस्टिमेट कर नहीं सकता, लेकिन एक अनुमान उन्होंने बताया कि एनडीए को 268 सीट आ रहा है। तो भाई देश में संवैधानिक प्रोविजन जो है उसमें सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए। अब देखिए ये माइंडसेट का, बेस लाइन का कितना असर होता है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भी देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो कह रहे हैं खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा मोदी जी आज भी तो रहते हैं। अच्छा प्रशांत जी, बीजेपी को 370 आ सकता है क्या? भाई सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, और अगर आप मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी एनडीए को, भाजपा को 250-60 भी अगर आ रहा है, एक बार को मान लो, तो भी सरकार तो उन्हीं की बन रही है। सरकार छोड़िए, बीजेपी की 303 सीट थी लास्ट टाइम। They will improve their number. So you don't even buy this theory कि वो 20-30 कम हो? नहीं होंगे। They are improving their number. Where will they improve? It's not a question of where they will improve. मैंने आपको फंडामेंटली 3 महीने जो बात कही है, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो बात मैंने पब्लिकली कही है, मैं एकदम उस पर कायम हूं। वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज नहीं हो रहा है। सीट बाई सीट एंड स्टेट बाई स्टेट सीट। कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। चलो एक बार को मान लो 5 सीट कम हो जाएगा, तो भाई उड़ीसा में 5 सीट बढ़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में इस बार बहुत लड़ाई है, 4 सीट फंसी हुई है। नया वर्ड क्या है? फंसी हुई सीट, मतलब टाइट फाइट। टाइट फाइट को ही लोगों ने जीत मान लिया है। देखिए कैसे लोग कह रहे हैं मोदी जी का प्रोपेगेंडा, ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े लीडर, वो कह रहे हैं प्रशांत जी हरियाणा में 4 सीट पर कांटे का मुकाबला है। मैं कह भाई हरियाणा जीतोगे कब ये बताओ ना। अगर 4 में कांटे का मुकाबला है, अगर मान लो 10 सीट पे कांटे का मुकाबला है, लॉ ऑफ एवरेजेस विल टेल यू कि 5 से 6 सीट कांग्रेस उसमें जीत जाएगी। 5 सीट आप राजस्थान में अगर जीत भी गए, मान लो एक बार को जीत गए, उससे क्या सरकार के सेहत पे फर्क पड़ेगा? भाई आपको ये कहना है कि हम राजस्थान जीत रहे हैं, राजस्थान में हम 20 सीट जीत रहे हैं, हम गुजरात में 15 सीट जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में 40 जीत रहे हैं, तब तो सरकार बनाओगे। So you believe the BJP on its own will either have the same, roughly the same numbers or improve its target? Exactly. Okay. इस चुनाव में नॉर्थ और साउथ को लेकर बड़ी डिस्कशन हुई है। सदर्न स्टेट्स क्या अलग है, मैं डिवाइड वर्ड नहीं यूज करूंगी, पर जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो वहाँ के पॉलिटिकल रिजल्ट्स है, क्या वो अलग है? आपने आंध्रा को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जगन रेड्डी इज गोइंग टू बी डिफीटेड बैडली। वो चैलेंज करते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो हमारे साथ काम किया उससे तो बेहतर हम करके दिखाए। बिल्कुल ठीक बात है, वो चैलेंज की बात है। मैंने दूसरी बात कही, मैंने एक बड़ी बात ये कही है कि वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज नहीं देख रहा हूं, और ईस्ट और साउथ के राज्यों में आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ईस्ट और साउथ के राज्यों में जो 250 सीटें हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं रहा है, कुल मिलाजुला के 250 में से 50 सीटें ही बीजेपी जीत कर आई है। इन राज्यों में बीजेपी के सीट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सीट और वोट शेयर दोनों ही बढ़ रहा है। इंक्लूडिंग बिहार है जहाँ पे माना जाता है कि एनडीए, मैं आपको बता रहा हूँ, एनडीए नीचे ही आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा, जो मैंने बात 2 महीने पहले कही उसको रिपीट कर देता हूँ। और बिल्कुल 4 तारीख को मुझे पकड़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में बीजेपी के सीट और वोट शेयर दोनों ही बढ़ रहे हैं। संभव है कि बिहार में 1 कम हो जाए, उड़ीसा में 4 ज्यादा हो जाए। मैं क्यूमुलेटिवली कह रहा हूँ कि 200 पूरे इंडिया को मैं देखता हूँ कि वेस्ट और नॉर्थ में एक राजनीतिक पैटर्न रहा है कम से कम 14-19 में, और ईस्ट और साउथ के राज्यों में एक पैटर्न रहा है, जो कि रीजनल पार्टी, कांग्रेस या एंटी बीजेपी फोर्सेज जो हैं वो बाय एंड लार्ज हैव बीन एबल टू होल्ड देयर ग्राउंड। बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 250 लोकसभा के सीटों में बीजेपी के पास आज 50 से कम सीटें हैं। वो सीटें क्यूमुलेटिवली बढ़ रही हैं, और वेस्ट और नॉर्थ में कोई मटेरियल नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वापस उनका जो नंबर था 300 का, वो नंबर या तो आ रहा है, उससे बेहतर हो रहा है। क्या केजरीवाल फैक्टर रहेंगे? और क्या केजरीवाल की बेल से बीजेपी को नुकसान है कि कांग्रेस को नुकसान है? देखिए बरका जी, आप बहुत लंबे समय से आप खुद जर्नलिस्ट हो, पर केजरीवाल जो कर रहे हैं भाई, उनकी पार्टी 22 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और उन 22 सीटों में भी बीजेपी से सीधा मुकाबला उनका 4 सीटों में, दिल्ली में 4 सीटों पे, मान लीजिए कि 7 सीट पर उनका असर है। 1 सीट गुजरात में, वहां चुनाव हो चुका, और पंजाब में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, 14 में 1 या 2 सीट ऐसा हो सकता है जहां पर कि बीजेपी और उनमें सीधा मुकाबला है।
ज्यादातर जगह पर तो बीजेपी मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ ही में नहीं है। रहा था। 22 सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसमें मेजोरिटी सीटों पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। तो अगर हम ये बात को हम लोग मान लें कि केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को फायदा है तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को। So do you think the alliance was a mistake for the Congress? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वेदर अलायंस वाज अ मिस्टेक और वो उनका डिसीजन है। मैं आपने सवाल पूछा कि उनके बाहर आने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। बीजेपी को भाई इसमें कोई आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इसको नुकसान तो तब होगा जब बीजेपी के सीटों पर आम आदमी पार्टी का सिला। तो हम कह रही हूँ बीजेपी जो है वो क्यों नहीं लड़ रही इनके सामने, आमने सामने करना चाहिए यार। तो ये है कि दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगा क्योंकि वो सीटें बहुत कम लड़ रहा है। दिल्ली में पंजाब के आने बोल रहे हैं तो फिर भी ठीक है तो हाँ, कि पंजाब में कांग्रेस आ जाए, पर दिल्ली आम में आदमी तो पार्टी नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि आई मुझे। होप दिल्ली में एनफ बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं जिससे दिल्ली जो है बीजेपी का हो जाए। वी विल सी। पर वेरी अलार्मिंग एंड सैड कि इस टाइप की शक की गुंजाइश भी होती है कि भैया लोग जो हैं वो अभी भी वो को वोट कर रहे हैं ऑपोजिशन, मतलब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का सोच भी रहे हैं कि हम उनको वोट करें। किस टाइप की सोच है उनकी भैया, अब हमें तो समझ नहीं आता। देश को डुबाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो किसी एक जस्ट पार्टी के बिना दिमाग लगाए उसके पीछे पड़ चल रहे हैं। तो भाई तुम लोगों को देश से ज़्यादा एक पार्टी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो रही है जो काम धंधा कुछ करती नहीं। इतनी वीडियोस देख ली, इतना कुछ हो गया दुनिया में। जय जयकार इंडिया की कब शुरू हुई है, कब इंडिया को इतनी पावरफुल कंट्री माना जा रहा है, वो भी तुमको नहीं दिखता। तो भैया हम क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। और जो बीजेपी के साथ हैं पर फिर भी वोट नहीं दे रहे, ये सोचकर नहीं गए कि भैया अभी आएगी तो बीजेपी, क्योंकि मोदी जी ने 400 पार का नारा लगा दिया। वही कह रहे हैं कि 400 हो सकता है पार ना हो, मगर फिर भी एनफ नंबर्स होंगे टू मेक अ गवर्नमेंट। हाँ, पर मैं उससे खुश नहीं होने वाली। उसके बाद जो है ये एक लर्निंग आई है कि लोगों को इतना कंफर्टेबल मत होने दो कि वो वोट करने ना जाएं। कितनी गंदी बात है। जागरूक करो कि वो जाएं। अपने आप खुद जागरूक नहीं हो सकते लोग, जितना जागरूक माइनॉरिटी हो रही है उतना जागरूक जो है मेजोरिटी को भी करना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर इस बारी अगर जो मोदी जी ने कहा वो नहीं करा ना। एजुकेशन देनी पड़ेगी मेजोरिटी को कि अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। अगर जो मोदी जी ने कहा वो लोगों ने करके नहीं दिखाया, वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर द कंट्री। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।